हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखपाल सफलता बैच के अंतर्गत ये 10th क्लास होगी। इस क्लास में हम एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत कवर कर रहे हैं सुंग वंश को, इसी के साथ कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी राजवंश और इसी के साथ साथ हम भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण के बारे में जानेंगे। ठीक है, कल हमने पढ़ा था, यानी कि इससे जो पिछली क्लास में मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था। मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे उसकी हत्या करी थी सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग ने। तो आज हम पढ़ेंगे ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में, जिसकी संस्थापक सुंग थे। ठीक है, सुंग कौन? पुष्यमित्र सुंग, जिन्होंने फिर सुंग वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, सुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो सुंग वंश के संस्थापक हैं पुष्यमित्र सुंग, और पुष्यमित्र सुंग ने अपनी राजधानी बनाई थी विदिशा को। तो याद रखना, सुंगों ने अपनी राजधानी विदिशा में बनाई थी। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग जो हैं ये ब्राह्मण जाति के थे। इंडो यूनानी शासक मिनांडर से इनका युद्ध हुआ था। किसका? पुष्यमित्र सुंग का, और इन्होंने मिनांडर को पराजित किया था। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग को 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराने का भी श्रेय प्राप्त है, और इस समय अश्वमेध यज्ञ के जो इनके पुरोहित थे वो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति पतंजलि थे। ठीक है, तो याद रखना, पुष्यमित्र सुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें इनके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। भरहूत स्तूप का भी पुनरुद्धार करवाया था किसने? पुष्यमित्र सुंग ने। इनका जो इतिहास है पुष्यमित्र सुंग का, इनका इतिहास हर्षचरित में वर्णित है। हर्षचरित एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? बाणभट्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। दूसरा ये कि हर्षचरित में किस चीज का वर्णन है? तो पुष्यमित्र सुंग का इतिहास वर्णित है। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग के जो उत्तराधिकारी हैं वो अग्निमित्र हैं। इनके बारे में कुछ भी जानना नहीं है। अंतिम जो सुंग शासक हैं, यानी सुंग वंश के जो अंतिम शासक हैं वो हैं देवभूति, और देवभूति की हत्या करते हैं वासुदेव। वासुदेव कण्व वंश के संस्थापक हैं। देवभूति की हत्या कर देते हैं, सुंग वंश यहीं से समाप्त हो जाता है और कण्व वंश की स्थापना होती है। ठीक है, कण्व वंश के संस्थापक कौन है? तो वासुदेव कण्व वंश के संस्थापक हैं, और कण्व वंश के जो अंतिम शासक हैं वो हैं सुशर्मा। ठीक है, सुशर्मा की भी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? सिमुक के द्वारा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं सिमुक के बारे में। सिमुक कौन है? सिमुक जो हैं ये सातवाहन राजवंश के संस्थापक हैं। ठीक है, सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, सातवाहनों की जो राजधानी थी वो सबसे जो इनकी मुख्य राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान गोदावरी के तट पर पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में। जो सातवाहन शासक थे इनको दक्षिणापथ का स्वामी भी कहा जाता था। तो याद रखना, दक्षिण भारत के किन वंश के शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी की उपाधि प्राप्त थी? तो वो थे सातवाहन शासक। ठीक है, सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी की उपाधि प्राप्त थी। सातवाहनों की जो दूसरी राजधानी थी अमरावती, आंध्र प्रदेश में, ये कृष्णा नदी के तट पर थी। तो ये भी याद रखना, हालांकि जो उनकी मुख्य राजधानी थी वो प्रतिष्ठान ही थी, पर इसे भी याद रखना। अमरावती को धान्यकटकम और धारणी कोटा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके 2 अन्य नाम भी हैं अमरावती के, धान्यकटकम और धारणी कोटा। ठीक है, सातवाहन शासकों को पुराणों में आंध्र भृत्य कहा गया है। तो याद रखना, किन शासकों को? सातवाहन शासकों को आंध्र भृत्य कहा गया है। कहाँ पर? पुराणों में। प्रसिद्ध साहित्यकार जो कि खुद सातवाहन शासक थे, 17वें सातवाहन शासक थे हाल, इन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की है, और इन्हीं के दरबारी कवि हैं गुणाक्य। इन्होंने बृहद कथा की रचना की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। सातकर्णी प्रथम ये प्रसिद्ध सातवाहन शासक थे। इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था और 1 बार राजसूय यज्ञ आयोजित किया था। तो सातकर्णी प्रथम ने भी 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया और 1 बार राजसूय यज्ञ किया। इनकी पत्नी नागानिका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका एक अभिलेख है बहुत फेमस, नाना घाट शिलालेख। नाना घाट शिलालेख क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहला अभिलेख है जिसमें भूमि दान की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि अश्वमेध यज्ञ में एक गांव दान देने का उल्लेख हुआ है। ठीक है, किसमें? नाना घाट शिलालेख में।
नानाघाट शिलालेख किसका है? सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागानिका का है। फिर हम जानते हैं सातवाहन शासक हाल के बारे में। हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की थी, हम देख चुके हैं। इन्हीं के समय में, हाल के समय में ही एक अन्य व्यक्ति हैं सर्ववर्मन, ये संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता थे। सर्ववर्मन ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता थे सर्ववर्मन। इन्होंने कातंत्र की रचना की है। किसने? हाल ने, सर्ववर्मन ने कातंत्र की रचना की है। कातंत्र किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कातंत्र के लेखक कौन है? सर्ववर्मन है। फिर हम आगे चलते हैं, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जानते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण, एका ब्राह्मण और पर्वतों का स्वामी, वर्ण व्यवस्था का रक्षक जैसी उपाधियां प्राप्त हैं। तो इनकी उपाधियां कौन सी हैं? गौतमीपुत्र सातकर्णी की, एक तो इनको अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया, दूसरा इनको पर्वतों का स्वामी कहा गया और तीसरा वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया। अन्य सातवाहन शासकों के बारे में बात करें तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी हैं, यज्ञश्री सातकर्णी हैं। हालांकि इनके बारे में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। सातवाहन शासकों के प्रशासन की बात करें तो इनका जो साम्राज्य था वो आहार में बटा हुआ था। ठीक है, आहार एक प्रशासनिक क्षेत्र था। ठीक है, साम्राज्य को किस में बांट दिया गया था? आहार में बांट दिया गया था। आहार का जो शासक होता था, जो वहाँ पे शासन संभालता था, उसको अमात्य कहते थे। ठीक है, आहार के नीचे की जो इकाई थी वो निगम थी और सबसे नीचे की जो इकाई होती है वो ग्राम थी। ठीक है, ग्राम का जो प्रशासन संभालता था उसको गौलमिक कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखना, सातवाहन काल में जो ग्रामीण प्रशासन संभालता था उसको गौलमिक कहा जाता था और ये जो गौलमिक है ये सैन्य टुकड़ी का प्रधान होता था, यानी कि गौलमिक जो है ये सैनिक अधिकारी होता था। सातवाहन शासकों की अन्य विशेषताओं पर बात करें तो सातवाहन शासकों ने सीसे व पोटीन के सिक्के चलाए। सोने, चांदी, कांसे के सिक्के तो अन्य शासकों ने भी चलाए थे, लेकिन सातवाहन शासकों में खास क्या है? क्योंकि इन्होंने सीसे के सिक्के चलाए थे और जिस सीसे से इनका सिक्का ढाला जाता था ये रोम से मंगाया जाता था, तो ये भी याद रखना। ठीक है, सीसे और पोटीन के सिक्के और भारी मात्रा में चलाए थे सातवाहन शासकों ने। सातवाहन शासकों ने ही ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किया है सबसे पहले। तो ये भी याद रखना कि सर्वप्रथम सातवाहन शासकों द्वारा ही ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने का भी साक्ष्य प्राप्त है। इनकी राजकीय भाषा क्या थी? किसकी? सातवाहनों की तो प्राकृत थी और लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी थी। ठीक है, सातवाहन शासकों के बारे में कहा जाता है कि ये उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य सेतु के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियों पर अगर बात करें तो एक तो कार्ले का चैत्य है। कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में। ये सातवाहनों का महत्वपूर्ण स्थापत्य है। अजंता व एलोरा की गुफाएं हैं और अमरावती कला का विकास भी हुआ था सातवाहनों के काल में, तो ये भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं चेदी राजवंश की। चेदी राजवंश कलिंग में था, ओडिशा में। ठीक है, चेदी राजवंश का जो सबसे प्रतापी शासक रहे वो खारवेल रहे। खारवेल जो थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे। इनका एक अभिलेख बहुत फेमस है। कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख। कहाँ पे प्राप्त हुआ था? ओडिशा में प्राप्त हुआ था। इनका जो खारवेल के द्वारा बनवाई गई चीज़ें हैं इनके राज्य में, इनके शासनकाल में, तो खारवेल ने उदयगिरी में 19 और खंडगिरी में 16 गुफाएं बनवाई थी। ये महत्वपूर्ण कार्य किया था खारवेल ने। ठीक है, आगे चलते हैं। चेदी राजवंश के बारे में बहुत कम पूछा जाता है, कुछ भी पूछा जाता है तो बस खारवेल के बारे में। इनका अभिलेख हो गया हाथी गुम्फा अभिलेख, और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भारत के यवन राज्य की। यवन राज्य यानी कि भारत पर जो भारतीय राज्य कर रहे थे वो तो कर रहे थे, लेकिन जो विदेशी आक्रमण हुए हम उनकी बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने आपसे सिकंदर के बारे में बात करी थी, तो अभी हम अच्छे से उसी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखना। सबसे पहले हिंद यूनानी आए थे, इसके बाद फिर शक आए थे, फिर पहलव आए थे और इसके बाद आए थे कुषाण। तो इस तरह से क्रम है। सबसे पहले कौन आए थे? हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पहलव और फिर कुषाण शासक आए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंद यूनानी शासकों में, तो सिकंदर आए थे। सिकंदर कब आए थे? सिकंदर जब आए थे तब भारत पर नंद वंश का शासन था। ठीक है,
कौन सा शासक था? घनानंद था। फिर इसके बाद आते हैं सेल्यूकस निकेटर, कब आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य से इनका युद्ध हुआ था, बाद में ये हार गए थे युद्ध में और अपनी बेटी कार्नेलिया का विवाह कर दिया था। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। फिर एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस द्वितीय और अन्य कई राजा आते जाते रहे। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? जो फेमस राजा थे। ठीक है, तो डेमेट्रियस प्रथम, इन्होंने जो है शासन स्थापित किया था यहाँ पर आकर के। इनकी राजधानी क्या थी? साकल थी। तो ये हिंद यूनानी शासक थे डेमेट्रियस प्रथम, इनकी राजधानी क्या थी? साकल थी। फिर दूसरे हैं यूक्रेटाइड्स, इन्होंने अपनी राजधानी तक्षशिला में स्थापित की थी। ये भी हिंद यूनानी ही थे। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखना, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी तक्षशिला को, डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी साकल या सियालकोट बनाई थी। और एक शासक हैं हिंद यूनानी शासक, ये भी हैं और सबसे प्रसिद्ध शासक रहे मिनांडर। मिनांडर सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक थे। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और मिलिंद पन्हो जो है, ये एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर के बीच हुई वार्तालाप को प्रश्नोत्तर के रूप में संग्रहित किया गया है। ठीक है, यानी कि मिनांडर के प्रश्न और जो बौद्ध भिक्षु नागसेन हैं उनके उत्तर जो हैं ये मिलिंद पन्हो में संग्रहित हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हर्मियस की। हर्मियस जो हैं ये अंतिम यूनानी शासक रहे भारत में। ठीक है, भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। तो याद रखना, ये रिकॉर्ड इनके नाम है कि सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में किसने जारी किए थे? हिंद यूनानियों ने ही जारी किए थे। हिंद यूनानियों ने भारत में हेलेनिस्टिक आर्ट का प्रचार किया था। इसका? हेलेनिस्टिक कला का। ये यूनानी कला है, प्राचीन यूनानी कला है। और भारत में अगर कहें तो गांधार कला जो है वो इसका उत्तम उदाहरण है। किसका? हेलेनिस्टिक आर्ट का उत्तम उदाहरण भारत में गांधार कला है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे शकों की। सबसे पहले हमने बात करी किसकी? हिंद यूनानी शासकों की। फिर हम आते हैं शक पर। शक जो हैं ये मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में ये मध्य एशिया से भारत की तरफ आए थे। शकों की 5 शाखाएं थी। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान वाली शाखा यानी अफगानिस्तान के शक शासक, पंजाब में, मथुरा में, पश्चिमी भारत में और ऊपरी दक्कन में। ठीक है, 5 शाखाएं थी शकों की। जो सबसे फेमस थी वो तक्षशिला वाली थी और ये पश्चिम भारत के जो शासक थे ये। ठीक है, प्रथम शक राजा कौन था? तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम शक राजा कौन था? मोव। ये प्रथम शक राजा था। ठीक है, और जो शकों का सबसे प्रतापी राजा था और जो हम सबके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन शकों के सबसे प्रतापी राजा थे। रुद्रदामन ने काठियावाड़ की सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। तो ये सवाल पूछा जाता है कि काठियावाड़ की सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शक शासक ने करवाया था? तो रुद्रदामन ने करवाया था। रुद्रदामन जो है ये संस्कृत का प्रेमी था और इसने गिरनार अभिलेख जारी किया था शुद्ध संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो गिरनार अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है। किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। जो भारत के शक राजा थे वो स्वयं को क्षत्रप कहते थे। तो ये बात भी याद रखना। किन शासकों ने क्षत्रप की उपाधि धारण करी थी? तो शक शासकों ने धारण करी थी। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा थे, उनका नाम वर्णित नहीं है। उज्जैन के एक शासक थे, उन्होंने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। और विक्रमादित्य की उपाधि वहीं से इतनी फेमस हो गई कि लगभग भारतीय इतिहास में 14 संख्या पहुंच चुकी है विक्रमादित्य की, जिसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हैं ये सबसे विख्यात विक्रमादित्य हैं। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में 58 बीसी में विक्रम संवत भी प्रारंभ किया गया था। शकों को खदेड़ने के, शकों को भगाने के उपलक्ष्य में उज्जैन के राजा ने शुरू किया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं शकों के बाद किसकी बात करेंगे? पहलों की। सबसे पहले हिंद यूनानी आए थे, फिर शक आए थे और तीसरी बार बात कर रहे हैं हम पहलों की या पार्थियाई शासक। पहलों को ही हम पार्थियाई भी कहते हैं। जो सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा थे वो थे गोंडोफर्नीस। कौन थे? गोंडोफर्नीस। इसी के काल में, किसके? गोंडोफर्नीस के काल में जो सेंट टॉमस है ये भारत आए थे।
सेंट थॉमस कौन है? तो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ये भारत आए थे। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान क्या है? तो पार्थियाई लोगों का मूल स्थान जो है ये ईरान है। ठीक है, पहलों के बाद हम किसकी बात करेंगे? कुषाणों की बात करते हैं। कुषाण शासक यूची और तोखरी भी कहलाते थे, तो ये भी याद रखना। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुषाण वंश के संस्थापक हैं कुजुल कटफिसिस। कुजुल कटफिसिस जो हैं ये कुषाण वंश के संस्थापक हैं। कुजुल कटफिसिस ने केवल तांबे के सिक्के जो है चलवाए थे। इनके समय में केवल तांबे के सिक्के ही प्रचलित थे। कुषाण वंश के जो सबसे प्रतापी राजा हैं वो कौन है? तो वो कनिष्क हैं। याद रखना, कुषाण वंश के जो सबसे प्रतापी राजा हैं वो कनिष्क हैं, और जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो कनिष्क के बारे में ही पूछे जाते हैं। कनिष्क की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर या पेशावर थी, और जो कुषाणों की दूसरी राजधानी थी वो मथुरा थी, तो ये भी याद रखना। ठीक है, कनिष्क के बारे में जान लेते हैं। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था, तो याद रखना शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने, और भारत सरकार द्वारा अभी इसे प्रयोग किया जाता है। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, तो ये भी याद रखना कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो कश्मीर के कुंडलवन में। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। ये भी याद रखना। ठीक है, कनिष्क जो थे ये बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। सिक्कों पर, कनिष्क के सिक्कों पर पहली बार विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं का भी अंकन किया गया था। ठीक है, कनिष्क के ही सिक्कों पर किया गया था। कनिष्क के जो राजवैद्य हैं बहुत फेमस व्यक्ति हैं चरक। चरक जिनकी पुस्तक है चरक संहिता, किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और चरक संहिता को भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्व कोश भी कहा जाता है, तो याद रखना चरक संहिता बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। किसने लिखी थी? चरक ने। किसके राजवैद्य थे? कनिष्क के। ठीक है, कनिष्क के राजकवि कौन है? तो अश्वघोष थे। अश्वघोष की भी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है बुद्धचरित। बुद्धचरित जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है, इसके लेखक कौन है? अश्वघोष हैं। कनिष्क के जो अन्य दरबारी थे उनमें वसुमित्र फेमस हैं, पार्श्व, नागार्जुन, संघरक्ष और महाचेत, ये इनके अन्य दरबारी थे जो कि महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कनिष्क की मृत्यु कब होती है? तो 102 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु होती है। कनिष्क के समय गांधार व मथुरा शैली का बहुत बड़ी मात्रा में विकास हुआ था। कुषाण वंश के जो अंतिम शासक हैं वो वासुदेव हैं, इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन है? वासुदेव हैं। ठीक है, महाव्यभास सूत्र। महाव्यभास सूत्र जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? वसुमित्र हैं। दूसरी है माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र के लेखक कौन है? नागार्जुन हैं, और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, तो ये भी याद रखना। कुषाण शासक अपने को क्या कहते थे? देवपुत्र कहते थे, तो ये भी याद रखना। कुषाण शासक जो थे वो अपने को देवपुत्र कहते थे। शक शासक अपने को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे, तो उनके बारे में भी याद रखना। गांधार कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो तक्षशिला जो है ये गांधार कला के लिए फेमस था। कुषाणों ने भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे, तो याद रखना ये सवाल पूछा जाता है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाणों ने ही जारी किए थे। रेशम मार्ग का आरंभ किसने किया था? कनिष्क ने किया था। ठीक है, कनिष्क के समय ही रेशम मार्ग का आरंभ हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? कुषाण काल में सबसे ज्यादा विकास हुआ है वास्तुकला के क्षेत्र में। ठीक है, कुषाण काल में ही बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये थे भारत के यवन राज्य और भारत पर आक्रमण करने वाले लोग। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले हिंदी यूनानी कवर किया, हिंदी यूनानी के बाद फिर शक, फिर पहलो और फिर कुषाण शासकों के बारे में बात किया। अगली जो क्लास होगी वो संगम काल से संबंधित होगी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपना फीडबैक भी हमें दें। थैंक यू सो मच।